एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली अच्छे होंगे फ्रेंड्स। चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहां पर पेपर 1 का थोड़ा सा अति लघुत्तरी वाला भी सेक्शन देखेंगे। इस पेपर का एमसीक्यूज रात में मैं आपको करवाऊंगी, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। वो 1 घंटे की लगभग क्लास होगी, जहाँ पे सारे आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं हुई, जितना हो सके उतना आपके लिए मैं कर रही हूँ। और आपको जो बुक है ना, उससे भी पूरे क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो आपको लगातार क्लासेस खूब मिलेंगी, अलग अलग टाइम इंटरवल। आप लोगों ने जितनी सेल्फ स्टडी की उतना बहुत है। राइटिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा ताकि आप अच्छे से कर लें। चलिए बिल्कुल समय को वेस्ट नहीं करते, फटाफट करते हैं क्वेश्चन को। ये अति लघुत्तरी सेक्शन के क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा इनको भी देखते हैं, बहुविकल्पी मिक्स देखते हैं, ताकि आप सभी क्वेश्चंस को इक्वली कर पाए, क्योंकि आपको लिखना भी पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस। तो ये हमारा आपकी बैच का दूसरा पेपर है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करके आओगे, पेपर भी बहुत अच्छा आएगा। बस प्रे करती हूँ कि बढ़िया पेपर है, सारे बच्चे करके छोड़ के मत आइएगा, एक क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ठीक है। प्रॉमिस करिए कि नहीं छोड़ के आएंगे, बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। चलिए करते हैं शुरुआत आज की। तो ये पेपर नंबर 1 है, वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा, जिसका हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर लगातार करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख 2 केंद्रों का नाम। 2 बोला है मैंने, कितना सारा लिया, ताकि हर बच्चा अलग अलग लिखे, सबको पता हो। तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, मिथिला, उदंतपुरी आदि बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला है, वल्लभी है, मिथिला है, उदंतपुरी है, ये सारे के सारे हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आए तो टिक करेगा, डनाडन। डन आपका यहाँ पर। तीसरा है मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। इनके उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य आपको बहुत आएंगे। तो छात्रों में सहयोग की भावना डालना, प्रेरणा करना से भर देना, उनको शांति और हिंसा के बारे में बताना, साहस, समानता, बंधुत्व, श्रम वगैरह, वैज्ञानिक दृष्टिकोण करना, विभेदीकरण की शक्ति के मौलिक गुणों का विकास करवाना, जिनके बारे में उनको नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें उनके आगे भविष्य में काम आएंगी, सब कुछ उनको बताना। छात्रों को एक उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए भी प्रशिक्षित करना, कि वो इस लायक भी बन पाए। तो 2 क्वेश्चन छोटे छोटे से हैं, एकदम छोटे से हैं। ऐसे ही आपको छोटे से लिखने, वो बड़े नहीं लिखने, टाइम कम रहेगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? हम सभी जानते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। नई भारतीय शिक्षा नीति बनाने के लिए सर चार्ल्स वुड समिति ने 1853 तक की भारतीय शिक्षा का गहनता से अध्ययन किया, और उस पर विचार करने के बाद शिक्षा पर अपने विचार को प्रस्तुत करते हुए बहुत सारे सुझाव को दिया है, जो कि 19 जुलाई 1854 को एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। तो ये आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 है, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? ये क्या होता है? उपनयन संस्कार में शिष्य को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है, ओम भूर्भुवः स्वः, ये जो गायत्री मंत्र है, एवं उसके बाद यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करने का भी संस्कार उनके साथ निभाया जाता है, जो पंडित लोग जो होते हैं वो करते हैं, और मुस्लिम में मौलवी करते हैं। तत्पश्चात वह गुरु के पास जाकर वेदों का अध्ययन करता है, और मानता है कि उपनयन संस्कार करने से बच्चा न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक प्रगति की भी अच्छी तरह से मतलब उसको सीखता है, जानता है, उसकी दोनों तरीके से खूब अच्छी सी ग्रोथ होती है। आगे बढ़िए, शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया? फिल्टरेशन थ्योरी के बारे में मतलब है छानना और निधारना। अंग्रेजों ने शिक्षा के प्रसार को सरल और सुविधा युक्त बनाने के दृष्टिकोण से बहुत सारी नीतियों को लाने का सिद्धांत बनाया था, बहुत कुछ स्वीकार किया था, जहां पर इस निस्पंदन के सिद्धांत को लाया गया था। इस सिद्धांत में जन समूहों में शिक्षा, ऊपर के प्रभावी वर्ग के लोगों को शिक्षित करो, वो छन छन के लोगों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आप उनके यहाँ काम करने जाओगे, आप उनसे मिलोगे, उनका कुछ काम करोगे, वो आएंगे जाएंगे, उनको देखोगे, सीखोगे, उठोगे बेटा, तो वो चीज़ आपको ट्रांसफर होती चली जाएगी। तो इन्होंने बोला कि सबको पढ़ाने से, सबके ऊपर टाइम एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि जो बड़े समझदार लोग हैं, जो जल्दी समझ जाएंगे, उनको पढ़ाओ, फिर वो दूसरा छन छन के धीरे करके टहलता हुआ फैल जाएगा। आगे बढ़िए, प्लेटो की कोई एक या दो प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो ये 100% है, जो बहुत बार रिपीट हुआ है। तो एक है रिपब्लिक और एक है द लॉज। ये फेमस क्वेश्चन है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है, तो ध्यान रखना। मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रही हूँ, क्योंकि बगल के रिसेंट में कुछ जगह पर थोड़ा सा किसी का लेंटर वेंटर का सीन है, तो वो भी होने लगेगा स्टार्ट। तो मुझे जल्दी से आपके लिए क्लासेस करनी है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट आइए 9th देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य बताने हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जो विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने के लिए अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं के आवासीय विद्यालय के माध्यम से उनको क्वालिटी वाली चीज़ें शिक्षा देना, मतलब लड़कियों को शिक्षित करने के लिए एक योजना बनाई गई है, जो हर जिले में ग्रामीण लड़कियों को पढ़ाने के लिए सब कुछ किया गया, ताकि वो भी आएँ, आत्मनिर्भर बने, सीखें, हर परिस्थिति लड़ना सीखें, चीज़ों को करना सीखें, तो उनको भी अच्छी विद्या देने का काम किया गया है। नेक्स्ट है,
भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था है? तो एनसीटीई है। ये बहुत बार आपने पेपर में देखा है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसका फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको सब कुछ तैयार रखना है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की कोई एक छोटी सी परिभाषा लिख दीजिए। तो परिभाषा के तौर बात करते हैं, या ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जहाँ पर आपको ज्ञान भी मिलता है, बहुत सारी स्किल्स भी मिलती है, और व्यक्तिगत और सामाजिक जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारी हेल्प भी की जाती है, जहाँ पर आपको अलग अलग स्किल सिखाई जाती है। उसके थ्रू आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, अपने सोशल एम को जीतते चाहते हैं, जीतते हैं, हर चीज करते हैं। मतलब आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ खूब बढ़िया होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर शिक्षा के 2 उद्देश्य बताने हैं। तो व्यक्तियों की जन्मजात क्षमता को विकसित करना, जो उनकी इनर क्वालिटीज उसको बिल्ड करना सिखाना, मानव संसाधन में जो संबंधित चीज़ें हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना सिखाना बताना, जो उनकी ज़रूरी है उन सब चीज़ों को बताना, उनकी इनर क्वालिटीज़ को बिल्ड करना सिखाना, उनके डर को दूर करना, ये सारी चीज़ें, उनको उठन बैठन हर उनको चीज़ें अच्छा बनाना, सब कुछ है इसमें। नेक्स्ट है 13। ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? ये क्या होते हैं? वे बालक जो कक्षा में भाग लेना बंद कर देते हैं, क्लास में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, क्लास में आना बंद कर देते हैं, और बाहर मतलब बंक करते हैं। बहुत सारा गरीबी के कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर अलग अलग चीज़ें होती हैं, बच्चे चले जाते हैं, नौकरी करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें ड्रॉप आउट बालक में आती है, जो बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं या इंटरेस्टेड नहीं रहते। कुछ इस तरीके की चीज़ें ड्रॉप आउट बालक के फीचर्स में देखी जाती हैं। आगे बढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलन का नाम बताइए। एक है गदर आंदोलन और एक है होम रूल मूवमेंट। ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलन का नाम बताइए। पेपर का प्रश्न है ये, मैंने अपने आप से नहीं लिया है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इंपॉर्टेंट है, एक गदर आंदोलन लिखने को आ सकता है, एक होम रूल मूवमेंट आ सकता है। तो दोनों के नाम तो एटलीस्ट आपको पता ही होने चाहिए एट द एंड। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय बताइए। पर्यावरण को कैसे बचा सकते हो? तो कम से कम उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग खेतों में करो। ठीक है, फर्टाइल बनाने के चक्कर में लोग उसमें बहुत कर देते हैं, वो उल्टा हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास गमले, छोटे छोटे पौधे वगैरह लगाए, ताकि फ्रेश एयर भी ले और काफ़ी चीज़ें हेल्दी भी रहें। तो आप कूड़ा करकट मत फेंको, गंदगी मत फैलाओ, कुछ चीज़ जलाओ लाओ मत, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। और जहरीली चीज़ का छिड़काव वगैरह मत करो, तो उससे इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों का नाम बताइए। कोई 4 नैतिक मूल्य आपको बताने हैं, तो 4 में आप बहुत कुछ लिख सकते हो। सच्चाई एक नैतिक मूल्य है, ईमानदारी भी है, प्रेम है, दयालुता है, मैत्री, ये सारे के सारे आपके नैतिक मूल्य ही होते, कुछ अलग से नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर 1 नंबर के प्रश्न में मेंशन करके लिख देनी है। आगे बढ़े, समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट देखो, मारिया मोंटेसरी की शिक्षा पद्धति की जो विशेषताएं हैं वो बताइए क्या है। तो कहते हैं कि छात्र को उनकी आयु समूह के लिए उपस्थित शिक्षा शैक्षिक उपकरण देना। ठीक है, जो उनको चाहिए उनकी एज के हिसाब से, जिस तरीके से चाहिए, जो उनके लिए कंफर्टेबल हो, सीख पाएँ, जो उनको आसान बना दे, उस चीज़ के सारे उपकरण दिलाना। छात्रों को अपना काम चुनने और एक सहयोगी वातावरण में सीखने की अनुमति भी देना, कि वो उस चीज़ में कंफर्ट होकर उस चीज़ों को सीख पाएँ, अपनी ग्रोथ कर पाएँ। ये सारी चीज़ें उसमें लाने का इन सब सिस्टम में किया गया है। तो ये उनकी एक अच्छी खूबी है जो देते हैं इस पद्धति के दौरान बच्चों को, क्योंकि इसमें अलग अलग सेक्शन के विकलांग बच्चों पे ज़्यादा काम किया गया है। तो हर बच्चा विकलांग अलग अलग तरीके से होता है, तो उसके हिसाब से वो चीज़ देनी। नेक्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा की कोई 4 प्रमुख चुनौती आपको बतानी है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा की जो फेज़ है, जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, वो आप बताना है, चैलेंजेस क्या है। तो कहते हैं कि इसमें कहते हैं कि बच्चों को, यहाँ पे बा कट गया है, बच्चों को अपनी संस्कृति की समझ नहीं पड़ रही है। दिक्कत ये है कि वो अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को नहीं समझ पा रहे हैं। वो जैसे हवा बहती जा रही है उसी में बहते जा रहे हैं, कल्चर्स को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आपके पतन का कारण बन रहा है। फिर है प्रशिक्षित शिक्षक की कमी, अच्छे वेल ट्रेन टीचर नहीं है। ठीक है, काम चलाऊ हैं, तो प्रिंसिपल वगैरह उनको फीस, मतलब उनको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ जाएगी तो रखते नहीं हैं। ढांचा वगैरह अच्छा नहीं है, सुविधाएं बिल्कुल अच्छी नहीं है, नामांकन भी बहुत कम हो रहा है, बच्चे स्कूल से छोड़ के चले जा रहे हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो इनिशियल स्टेज में देखने को, एकदम शुरुआती की शिक्षा में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, जो प्रॉब्लम करता है बहुत स्तर के लोगों को, बच्चों को भी करता है, स्कूल के लोगों को भी करता है, स्टाफ को भी करता है, कमेटी मेंबर को भी करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे देखिए। फिर है बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था के गुण बताइए। बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था के गुण में पहला आएगा केंद्रीय प्रशासन। यहाँ पर सेंट्रलाइज चीज़ें भी थी, जो उनके माध्यम से भी कुछ कुछ हेल्प होती थी और होता भी था। सभी को शिक्षा का समान अधिकार है, जी हाँ, इक्वल है, एकदम सारे बच्चे इक्वल है, एक बराबर है, वो भी है तो वो भी है। निःशुल्क है, सब कुछ फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लेंगे, कोई फीस नहीं लेंगे।
लोकसभा के माध्यम से शिक्षा है, हाँ बहुत सारे लोग भाषा का भी यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग भाषाओं के लोगों का भी सम्मान है, वो भी आएँ, वो भी पढ़ें, वो भी लिखें, वो भी भारत के हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हिंदी बोलने वाले कोई पढ़ाएंगे, ये बोलने वाले, जी नहीं, सबकी इज्जत है, सबका सम्मान है, सब पढ़ो। गुरु शिक्षा का अच्छा संबंध है, टीचर भी बढ़िया, टीचर वाला रोल ना निभा के दोस्त वाला रोल निभाते हैं, बच्चा भी बच्चा वाला रोल ना निभा के फिर मित्र वाला निभाने लगता है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। मतलब ये अच्छी अच्छी क्वालिटी है जो आपको समझ में आए, आप अपने हिसाब से कोई 3-4 बनाकर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में नहीं कटेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कारकों को स्पष्ट करिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि राज्य सरकारें हाई स्कूल स्थापना के लिए आवश्यकताओं के उपस्थिति को जिम्मेदार है कि क्या क्या चाहिए उस लेवल से है बच्चों को राज्य में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसके लिए राज्य की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। राज्य सरकार गणित के लिए भी चीज़ें, विज्ञान है, भाषा है, कला है, सामाजिक अध्ययन के विषयों का नजरअंदाज करते पाठ्यक्रम के लिए मानक निर्धारित करती। मतलब ये जो शिक्षा के कारक हैं उनमें राज्य का अपना एक रोल होता है कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, कितनी ग्रोथ हो रही है, टीचर्स कैसे हैं, क्वालिटी कैसी है, सब्जेक्ट क्या है। कह रहे एससीईआरटी तो है, यूपी में एससीईआरटी है ना, ये जो आपका डीलेट का स्लैब है ये एससीईआरटी के थ्रू है, यूपी बोर्ड का जो पेपर होता है एससीईआरटी के थ्रू है, स्टेट काउंसिल तो ये सारी चीज़ें देखता है, देख रेख में होता है कि कैरिकुलम क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या है, उस स्तर के हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। तो राज्य की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गाइडलाइन होती है, वो उसी के बेस पे अपने काम को बिल्डअप करते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हमें कंपैरिजन की बात आई, कोई नहीं कर लेंगे। आदर्शवाद मन के विकास और अमूर्त ज्ञान की खोज पर ध्यान केंद्रित। जी हाँ, आदर्शवाद जो होता है आइडियलिज्म में मन के डेवलपमेंट पे, आपकी मेंटल पावर के डेवलपमेंट में काम करता है। जो चीज़ें आपको दिखती नहीं है, जो अमूर्त है, इनविजिबल है, जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उन पे आपको सेंटर करने के लिए खूब कहते हैं। मतलब मन में ही हर चीज़ को सोचो उसको। प्रकृतिवाद क्या होता है, वो कहता है कि जो सामने दिख रहा है, जो है, जिसकी सुगंध ले पा रहे हो, देख पा रहे हो, किस कलर, काला पीला नीला क्या है, जो व्यवहार में यूज़ हो रहा है, उस पर जोर देता है। आदर्शवाद बोलता है कि शिक्षा के केंद्र में रहता है, शिक्षक को शिक्षा के केंद्र में रखता है। लेकिन प्रकृतिवाद बोलता है नहीं नहीं, बच्चे बीच में आएंगे, जो बच्चा बोलेगा वो होगा। लेकिन आदर्शवाद बोलता है कि टीचर जो बोलेगा वो होगा। तो दोनों को ऐसे समझो। तो आदर्शवाद आपको अध्यात्म की तरफ ले जाता है और प्रकृतिवाद आपको प्रकृति की तरफ ले जाता है। जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनमें जो चीज़ आपको सीखनी है, जो आपको राह से सीखना है, जो आपको अच्छी बातें सीखनी है, जो बुरी बातें जाननी है, जो किससे क्या लाभ होगा वो जानना है, वो प्रकृतिवाद बताता है। और धर्म, पुराण, रामायण, गीता, भगवत, ये वो सब आपको आदर्शवाद बताता है। तो दोनों में बहुत ही क्राइटेरिया अलग है, दोनों को फॉलो करने वाले लोग भी अलग अलग हैं। आगे बढ़े, यहाँ तक बात समझ में आई? लग रहा है देखो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, आंसर ये सारे क्वेश्चंस पेपर के हैं, सारे क्वेश्चंस पेपर्स के हैं, एक भी आपकी किताब से नहीं है। तो ध्यान रखें और इतना आपको लिखना है। ठीक, इतना ही छोटा छोटा करके आपको लिखना है। 1 नंबर के प्रश्न में 1 नंबर के हिसाब से लिखना है, मतलब 30 से 40 वर्ड आपको लिखना है। 2 नंबर में आपको 50 से ज़्यादा लिखना है। और जब आप लिखेंगे दूर दूर लिखना, साफ साफ राइटिंग में लिखना, आप सभी लिख ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होगी। बस कट पिट मत करिएगा, ताकि नीट एंड क्लीन रहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ तक हमने कर लिया। फटाफट क्लास को लाइक करें जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, ताकि हम रफ्तार को बढ़ाएं और भी क्वेश्चंस को देखें जो कि आपको यहाँ पर आपके कल के एग्जाम में आपके लिए लाभकारी हो। और बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 100% उम्मीद तो है। ठीक है, चलिए 99 कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं। आगे बढ़े, यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ दोनों आता है। व्यापक का मतलब बड़ा और विशाल होता है, लार्ज स्केल पे होता है। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली स्वदेश एक सामाजिक प्रक्रिया है, जो एक समाज में, हर समाज में चलती है, हर जगह पे चलती है और हर स्तर के हिसाब से चलती है, जिसके थ्रू मनुष्य की जन्मजात जो शक्ति होती है, जो जन्म लेता है, जिन जिन पावर के साथ वो जन्म लेता है, उसको डेवलपमेंट करने का वो रास्ता वहाँ पर होता है, वहाँ पर सिखाया जाता है। जहाँ पर उसके ज्ञान की जितनी बातें होती है, उसकी कौशल जितनी वृद्धि होती है, जो कुछ भी होता है वो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए काम किया जाता है, जिसमें उसको सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। कि आप उसमें जो है उसको जो बिहेवियर होगा वो सिखाओगे, कल्चर की चीज़ें सिखाओगे, इमोशनल चीज़ें सिखाओगे, सामाजिक चीज़ें सिखाओगे, रूल रेगुलेशन बताओगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, जिसमें आप उसका होल डेवलपमेंट करने के लिए सारे फेजेस से उसको इंक्लूड कराते हैं और उसको सब कुछ सिखाते हैं। जो पावर वो लेकर पैदा होता है, उसको आपको निखारने का, उसको संवारने का, उसको बड़ा करने का काम शिक्षा का होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताओं में स्थानीय निकाय को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। जो स्थानीय निकाय के लोग हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही, वहाँ को प्राइमरी एजुकेशन को अलाउ करो।
शिक्षक को प्रशिक्षण देने का भी काम करो ताकि वो स्कूलों की स्थापना और हर जिले में एक मॉडल सरकारी स्कूल को खोलो ताकि हर बच्चा आकर पढ़े, कोई घर ना बैठे। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जो विकास नहीं हो रहा, जानकारी नहीं हो रही है, वो काम ना हो ताकि देश रुक ना पाए, देश में ग्रोथ होती रहे। नेक्स्ट है शांति निकेतन की स्थापना के उद्देश्य बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। शांति निकेतन की स्थापना के उद्देश्य आपको लिखने हैं। शांति निकेतन की स्थापना शिक्षा को कक्षा की सीमाओं से परे जाने में मदद करने के उद्देश्य से की गई है। जी हाँ, जो कि 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर का इनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था, उनकी ही देन देख रेख में सारी चीज़ें हुई थी, मतलब उस समय पर जहाँ पर विकास के लिए काफ़ी काम किया गया था। नेक्स्ट है मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए आप सीढ़ी नुमा खेती करिए, स्टेप बाय स्टेप झूम खेती करिए, सीढ़ी नुमा खेती करिए जो कि पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होती है। फिर आपको बोला है कि घास को आप पट्टियों के रूप में लगाइए, ऊपर नीचे करके लगाइए, उससे बहुत हेल्प होगा। पेड़ वगैरह लगाइए, मिट्टी कटेगी नहीं, ठीक है। जितना आप पेड़ को लगाएंगे, पेड़ में जो जड़ें होती है मिट्टी को बांध के रखती है, तो मृदा अपरदन को इंग्लिश में कहते हैं सॉइल इरोजन। ये SST में भी आ सकता है, साइंस में भी आ सकता है, तो ध्यान रखना आपको लिखना होगा दोनों जगह। तो आप कैसे मिट्टी को, बारिश होती है तो मिट्टी कटती है, कट के बह जाती है, उसको कैसे रोक सकते हो, वही बात इसमें आपसे उपाय के तौर पर पूछी गई है। तो कोई 2 3 4 आप लोग लिख देना। आगे बढ़ो। बुनियादी शिक्षा पर टिप्पणी करिए। बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी से संबंधित है। बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा एक ही चीज़ है, ध्यान रखना। बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से जिसमें बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से संबंधी बातें होती हैं, जैसे उसके शारीरिक मानसिक रूप से समग्र शिक्षा को दिया जाता है। फिजिकली क्या क्या चीज़ें कुछ जानकारी उसको होनी चाहिए, मानसिक क्या, सब कुछ बताया जाता है, और व्यवहारिक ज्ञान भी उसमें आवश्यक तरीके से बताया जाता है आपको। मतलब कुल मिलाकर बच्चे का पूरी तरीके से डेवलपमेंट का काम किया जाता है। ढोल पीट मार कूट के सब कुछ सही कर दो, आप उनको सिखाओगे तो ये सीखेंगे ना, तो वही चीज़ें हैं इसमें। आगे बढ़िए। एक बहुविकल्पी प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति देती है। ये कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं आपको बता देती हूँ, इन दोनों का नहीं, सिर्फ इन्हीं दोनों में से किसी एक का है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं कौन रिप्लाई देता है, कितना आप लोगों का तैयार है यहाँ तक। आइए बढ़ते हैं आगे। चले, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? तो हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। कौन है? महात्मा गांधी जी। आगे बढ़िए। NCERT के संबंध में उत्तर प्रदेश कार्य कहाँ से होता है? तो NCT, शिक्षा का जो है वो NCTE से होता है, फुल फॉर्म आता है, ध्यान रखिएगा। 30वां प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है, कौन होता है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष? तो यहाँ पर है कि ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष सरपंच होते हैं। पहला MCQ में अभी आ सकता है, ध्यान रखना। इस प्रकार से निष्कर्ष निकलता है ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष में ग्राम संपर्क होते हैं, तो काम वाम देखते हैं, देख रेख करते हैं, गाँव के स्तर से डेवलपमेंट करने का पूर्ण काम करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बताइए। अब इनके उद्देश्य बताइए, बौद्ध काल के क्या है, वैदिक काल के क्या है, वैदिक संस्कार क्या है, सब कुछ पूछ लेगा, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। तो यहाँ पर है कि नैतिक जीवन के आचार्य का मुख्य रूप से नैतिक जीवन का विकास करना, मोरल चीज़ें बताना, मतलब ये सत्य है, ये गलत है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये हिंसा है, ये अहिंसा है, तो ये सब। व्यक्तित्व का विकास करो, अच्छे व्यक्तित्व का, अच्छी हो, सारी बातें गुड हो, सर्वांगीण विकास हो, होल डेवलपमेंट हो, संस्कृति का संरक्षण भी हो, ज्ञान का विकास, ये सारी चीज़ें हैं जो उसमें आएंगी। तो 31 क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 932 है, बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए क्या होता है। बुनियादी शिक्षा के मामले में बालकों को दस्तकारी के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। जी हाँ, बेसिक एजुकेशन के सिस्टम के थ्रू बच्चों को सबको पढ़ाओ, सबको स्कूल मार मार के भेजो, भाई स्कूल जाओ, सीखो। शिक्षा को स्वावलंबी बनाने के कारण सरकार ने बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अधिक बोझ भी नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार हर खर्चा लेती है, और इस प्रकार से शिक्षा देश की आर्थिक समस्या का सामना करने में सहायक भी हो जाती है धीरे करके, क्योंकि गवर्नमेंट काम करती है कि बच्चे पढ़ें, उनका डेवलपमेंट हो, क्योंकि बच्चों का डेवलपमेंट होगा तो एक देश का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि देश भी तो लड़ाई करता है। नेक्स्ट आइए, भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं, ये क्या होता है? तो राइट आंसर है, पृथ्वी पर लगातार विभिन्न प्रकार की गैस के बढ़ते हुए मिश्रण के कारण वायुमंडल तापमान में ग्रोथ होती है। जी हाँ, तापमान देखिए गर्मी के टाइम पर कितना गर्म होता है, ठंडी के टाइम पर ठंडा हो जाता है, तो अलग अलग से हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज होता है ना, जैसे इस समय हुआ है, तो जिस कारण से संपूर्ण विश्व में बहुत सारी चीज़ें प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी डिजीज़ें, बहुत कुछ देखने को मिलता है, यहाँ तक कि मनुष्य को ही नहीं, जानवरों को भी प्रॉब्लम होती है। आगे बढ़िए। किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख करिए, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य। तो ये ऐसे मूल्य हैं, इनके नाम MCQ में आए तो टिक कर दो, लिखने को आए तो आपको सिंपली लिखना होगा। बात समझ में आई? क्लियर एकदम? आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जल संचयन का मूल सिद्धांत क्या है। जल संचयन में यहाँ पर कहते हैं घरों की जो छतें हैं, स्थानीय कार्यालयों में छत है, फिर उसके ऊपर विशेष रूप से बनाए गए क्षेत्र में
वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है जिसमें 2 तरह के गड्ढे वगैरह बनाए जाते हैं और वहाँ पर दैनिक प्रयोग के लिए भी पानी को स्टोर करके रखा जाता है और सिंचाई वगैरह के भी काम में आता है। ये ड्रेनेज सिस्टम होता है जो बड़े बड़े फर्म्स, इंस्टीट्यूट, स्कूल और कॉलेज में बना कर रखते हैं। उसमें कहते हैं ना कि आपके यहाँ वो पानी स्टोरेज करने का तो आपको मान्यता वगैरह भी नहीं है, ऐसा रूल होता है। आगे बढ़िए। जल प्रदूषण को दूर करने के उपाय बताइए। क्या तरीका है जो आप दूर कर सकते हैं? तो प्रत्येक घरों में सेफ्टी टैंक होना चाहिए पहला। जल स्रोतों में जानकारी की सफाई ना करें, ये व्यर्थ पदार्थों को नदी तालाब में ना फेंके, ये तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, लिखने को आएगा, लिख, ये सब इजी है। आगे बढ़िए। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो शिक्षा के लिए विद्या का, प्रबोध का, विनय आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़िए। बालिका शिक्षा का आशय बताइए, ये क्या है? समाज में परिवर्तन लाने के लिए, बालिकाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए। बोलते बोलते फंस गई। सशक्त बनाने के लिए, बालकों को आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, पढ़ाई लिखाई में अच्छे हों, डिसिप्लिन वे में रहें और उनकी प्रॉब्लम्स को भी हल करने का मौका मिलता है। अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा क्या होती है? दोनों का उद्देश्य बताना, कितने प्रकार की शिक्षा होती है, ये सब प्रश्न आएगा। अनियमित रूप से अनौपचारिक शिक्षा मतलब कोई रेगुलर रूल रेगुलेशन ना रहे, कोई फिक्स स्थान ना रहे, कुछ भी ना रहे। फ्रेंड्स, मैंने 40 प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके लिए लिए थे, मतलब एक पूरा पेपर का क्वेश्चन खूब लिया था ताकि सब मिक्स लिया था, थोड़ा उसमें सब कुछ करवाया। मुझे उम्मीद है कि पेपर 1 आपका एंड होता है। आप सभी 2022 बैच के स्टूडेंट हैं। पेपर आप लोगों का काफ़ी बढ़िया होगा, बढ़िया पेपर आएगा, अच्छे से परफॉर्म करेगा, बढ़िया तरीके से लिखेगा। अगर मेरी मेहनत ये लास्ट में भी आपको हेल्प कर रही है, समझ में आया, क्वेश्चन आपके लिए मैच हो गया, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हेल्प हो जाएगी। आप लोग भी ऐसे स्माइल करते रहिए, बढ़िया पेपर लिख कर आइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।